नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ मऊ जिले में और यह घोसी लोकसभा क्षेत्र एक ऐसी लोकसभा सीट जहां से अब तक हुए तमाम चुनाव में सिर्फ एक बार 2014 में बीजेपी जीती। एक ऐसी लोकसभा सीट जहां से लगातार कभी कम्युनिस्ट पार्टी, कभी बीएसपी, कभी समाजवादी भी अलग अलग दलों के सांसद होते रहे, लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ एक बार दरवाजा खुला 2014 में। और मैं हूं घोसी में, जहां की खास बात यह है कि इस सीट से 19 चुनाव में 14 बार भूमिहार समाज के नुमाइंदे लोकसभा की सीट जीतकर संसद पहुंचे। वे सही बोल रहे हैं? 13 बार। और मैं हूं एक ऐसी लोकसभा सीट पर, एक ऐसे इलाके में जिसे मुख्तार अंसारी का इलाका भी कहा जाता रहा है। मऊ से उनकी पहचान थी और एक बार मुख्तार अंसारी यहां से 2014 में भी चुनाव लड़े। और मैं हूं एक ऐसे शख्स के सामने जो इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और 7वें दौर में जो यूपी में चुनाव हो रहे हैं, 7वें दौर के उम्मीदवारों में सबसे धनी उम्मीदवार है। जो आपका हलफनामा हुआ है उसमें 45 करोड़ का अपने हलफनामा में शायद इतना ही कुछ है जिससे आप सबसे धनी उम्मीदवार हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि जिसके हलफनामे में 45 करोड़ हो सकता है 200-400 हज़ार करोड़ का भी आदमी हो। हलफनामे और एक्चुअल में फ़र्क होता है। लेकिन चलिए, इनका नाम है राजीव राय। और घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार घोसी लोकसभा सीट से सपा बसपा गठबंधन के टिकट पर अतुल राय जीते थे, जिन पर कई तरह के आरोप हैं और इस बार अभी वो सलाखों के पीछे हैं। और घोसी लोकसभा सीट से इस बार दावेदारी बीजेपी की भी है, मतलब एनडीए गठबंधन की। और एनडीए की तरफ से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से यहाँ सांसद रहे, 1999 में जो सांसद रहे वही इस बार बीएसपी से राजीव राय और राजभर के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आ गया घोसी तरह, घोसी भी देखा। और आखिरी दौर में यहाँ चुनाव होना है 7वें दौर में। मैं हूँ राजीव राय के चुनाव कार्यालय में, पीछे इनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, राजीव राय, चुनाव तो आप 2014 में भी लड़े लेकिन चौथे नंबर पर रहे, हार गए। उसके बाद सीधे आप 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जरा चुनाव और राजनीति पर बाद में बात करते हैं। पहले आपके बारे में जानने की दिलचस्पी है कि आप करते क्या हैं। बिजनेस है, गूगल सर्च किया तो पता चला कि आपके बेंगलुरु में 12, 14, 16 कॉलेजेज हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, कुछ दुबई में भी कारोबार है। पता चला 2022 के चुनाव में इनकम टैक्स की रेड भी हुई। तो ज़रा पहले अपने बारे में बताइए कि राजीव राय हैं क्या? राजीव राय एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिक्स में तो मैं अपने गुरुओं के इन्फ्लुएंस में और अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से आ गया। मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा रहे हैं। बस इतना इंटरेस्ट था कि जब बैठता था, जब उस समय की कहानियाँ सुनाते थे तो लगता था मैं किसी खुली यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। और 2011 में उनके पूरी तिथि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे अचानक राष्ट्रीय सचिव बना दिया। 2012 के चुनाव में मुझे पार्टी का फेस बना दिया मीडिया में। आप लोगों के साथ डिबेट तभी करता था, मैं पहला ऑफिशियल स्पोक्समैन था। और 2014 में मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उस समय मोदी जी की लहर थी और मुख्तार अंसारी मेरे खिलाफ लड़ गए और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं हार गया। हारने के तीसरे दिन बाद आकर अजीत अंजुम साहब, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उस समय एक अफवाह फैलाई गई कि ये तो बेंगलोर से आए हैं, पैसे वाले हैं, हार कर चले जाएंगे। मैं जानता था इसका दुष्परिणाम। और उस समय बीजेपी की जो मीडिया थी, सबको 15 लाख रुपए का इंतजार था, सबको अच्छे दिन का इंतजार था, सबको नौकरी का इंतजार था। मतलब जो ख्वाब दिखाए गए थे उस ख्वाब में दुनिया भाग गई थी और मेरा घोसी भी भाग गया। मैंने कहा कि तीसरे दिन आकर हिंदी भवन है, यहाँ एक कार्यक्रम हुआ कि घोसी के मालिक को, आपको जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेज दिया। मैं राजीव राय आपके दिल में रहने आया हूँ और आखिरी सांस भी यहीं से लूँगा। 2014 से लेकर 2024 हो गया अजीत अंजुम साहब। अगर आप अपनी लाइब्रेरी में, अपने आर्काइव में, साथियों पत्रकारों की लाइब्रेरी में खोजेंगे कि 14 सालों में जो 10 सालों में जो घोसी के ऊपर मुसीबतें आई, जैसे पहली मुसीबत थी यहाँ। अच्छा सुनिए, मैं बीच में रोका, उस पर हम बाद में आते हैं, थोड़ा आपको पहले समझ के। मैंने भी राजीव राय को पहली बार 2012-13 में चैनलों पर डिस्कशन और डिबेट में देखा। मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम करता था और हमारे गेस्ट रिलेशन के जो लोग थे इन्हें लाइनअप करते थे। मैं जानता नहीं था कौन है, पता चला कि इनका कुछ कॉलेज का बिजनेस। थोड़ा बिजनेस पर हम जरा बात करें, उसके बाद आते हैं घोसी। एजुकेशनिस्ट जब बोलते हैं तो क्या है, मतलब आपके 10-12 कॉलेज हैं? मैं बेंगलोर पढ़ने गया था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं चारों सेमेस्टर में अपने कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहा।
जिस कॉलेज में पढ़ रहा था वहीं मैं ट्यूटर बन गया, फिर वहीं लेक्चरर बना, वहीं एचओडी बना, वहीं वाइस प्रिंसिपल बना, उसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी बन गया। और एक दिन ऐसा आया कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। और मेरे जो प्रिंसिपल तबके थे जब मैं पढ़ता था तो उनके सैलरी भी मेरे सिग्नेचर से मिलती थी। 1999 में मैं रिज़ाइन कर दिया। मैं सोचा अब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के बाद तो कोई पोस्ट है नहीं, मेरी उम्र 28-29 साल थी, फुल स्टाफ लगा देंगे। इतनी रॉकेट की तरफ से मैं रफ्तार बहुत में डिवोटेड था, मैं growth कैसे बहुत हो? ही डिवोटेड था। मैं दिन भर में वार्डन भी था, मैं दिन भर पढ़ाता था, रात को बच्चों का वाइबा लेना, हॉस्टल में रहना, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके साथ हॉस्पिटल में रहना। मेरी लाइफ ही टोटली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की रही। आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन मैंने रिज़ाइन किया लड़के लड़कियाँ ग्रेजुएशन के ज़मीन पर लेट गए थे, राय सर जाएंगे तो हम चले जाएंगे। बड़ी इमोशनल मोमेंट था। बहरहाल मैंने सोचा कि फुल स्टाफ हो गया। एक स्कूल लीज पर लिया, नर्सिंग स्कूल लीज पर लिया। अगले साल उस स्कूल को जब मैं लीज पर लिया तो फैल गया राय सर, तो वहाँ गया राय सर, तो राय सर के नाम से फेमस था मैं। सारे मतलब एक हफ्ते के अंदर वो सारे कोर्सेज फुल हो गए। बेंगलुरु के किस इलाके में? बेंगलुरु के जयनगर में था। अच्छा, ठीक है। फिर 2000 में मैंने उसको टेक ओवर कर लिया। और 2000 से लेकर 2013 तक मैं इतना सनक था मेरे ऊपर कि 18 घंटे खुद ही मेस में खड़ा होना, खुद ही क्लास लेना, खुद ही बच्चों को पढ़ाना। पॉपुलरिटी उसे पीक पर जाती गई। 2013 तक लगातार हर साल कोई ना कोई स्कूल कॉलेज खोला। हर साल कोई ना कोई स्कूल कॉलेज खोलता अच्छा। गया, ऐड करता गया। हाँ। मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में मैं बहुत, जितना आप लोग दिखाते हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं, मैं ज़िंदगी में सादा पान भी नहीं खाया हूं। और दारू वारू मेरे मतलब कुछ है ही नहीं कि जो मेरे एडिशनल एक्सपेंसेस हो। हाँ। सो सब कुछ उसी में इन्वेस्ट करता गया। लेकिन ऐसा थोड़ी एक सादा पान न खाने से और दारू नहीं पीने से कोई अरबपति हो जाएगा। नहीं, मैं जैसे मैं भी पान नहीं खाता हूँ, नहीं। दारू भी नहीं पीता हूँ, लेकिन मेरे पास तो 44 करोड़ का रिटर्न नहीं है। नहीं, मैं तो जो एक्चुअल है उसने दिखा रहा था कि इनकम टैक्स का रेट 2022 से पहले पड़ा था। हाँ। अब उसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 12,000 रुपीज़ ट्रांसफर फ्रॉम माई अकाउंट टू माई वाइफ अकाउंट। अगर 12,000 रुपया मैंने अपनी वाइफ को दे दिया तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जा रहा है। माँ को दे दिया, बहन को दे दिया, भाई को दे दिया। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी खोजेंगे। अभी आपको बताऊँ, अभी आपके आने से पहले जिनके साथ बैठा था, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो आए हैं, उन्होंने शायद स्टेटमेंट दिया है कि जो लीडिंग कैंडिडेट है उसका ज़रा ठीक से जांच करो। और अभी बैठे हुए थे कि फ़ोन आया कि ऑब्जर्वर साहब चाहते हैं कि इस खर्चे को 3.5 लाख नहीं 4.5 लाख दिखाइए। अभी ये है एटीट्यूड गवर्नमेंट का। ऑब्जर्वर साहब गुजरात से हैं, मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँगा कि सर जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप फिर इस तरह कैसे क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एक्चुअल वर्क दिया और प्राप्त अच्छा, फिर आते उस पर। तो जैसे अभी कितने कॉलेज हैं आपके? मेरे लगभग 16 है। 16 है। 16। तो कैसे कोई 13 साल में 16 कॉलेज खोल लेगा? अगर देखिए, बड़ी बात नहीं है। अगर आप कॉलेज ट्रस्ट में होता है, मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, कुछ ट्रस्ट के नाम पे है, आप ऐड करते जाओ, आप भी खोल सकते हो। होता क्या है, जब कॉलेज से इनकम हो और पर्सनल खर्चे होने लगे तो आप वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर टोटली एक फार्मेसी कॉलेज खोला, मैं पैसा कमाया, अगले साल एक नर्सिंग कॉलेज खोल लिया, कुछ नर्सिंग से कमाया, कुछ फार्मेसी से कमाया, अगले साल मैनेजमेंट का खोल लिया, तो बहुत। तो ये जो 16 कॉलेजेस हैं वो हर सेक्टर के लिए, मतलब नर्सिंग, फार्मेसी और जनरल एजुकेशन, LKG से लेकर MBA तक है। LKG से लेकर MBA तक है। अच्छा, सब बेंगलुरु के आसपास है या कर्नाटक में और बाकी जिलों में? सब बेंगलुरु का। बेंगलुरु के आसपास। तो आप रहते ज़्यादा बेंगलुरु में? नहीं, जब से राजनीति में आ गया मैं महीने में 1 हफ्ता वहाँ रहता हूँ, 2 बार 3 बार में। मिनिमम 15 दिन मैं घोसी में रहता हूँ और 5 दिन मैं मिसलिनियस, आप ट्रेवलिंग इधर उधर जोड़ लीजिए, 15 दिन तो यहाँ ऑन रिकॉर्ड रहता ही हूँ। तो अब एक ये भी हुआ कि एक तो आपने चलिए बताया कि 16 कॉलेज, देखिए 16 कॉलेज वाले पॉलिटिशियन हैं, तो वो जो 16 कॉलेज, मेरिट है या डिमेरिट है? नहीं, मैं डिमेरिट क्यों रहेगा? आपने 13 साल में अपने उससे बनाया तो डिमेरिट क्यों होगा? लेकिन पॉलिटिक्स में आकर आप जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपने 13 साल में इतनी बड़ी चीज़ अर्जित की, वो जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि एक होता है ना जानना किसी के बारे में, मेरी भी क्यूरियोसिटी है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे 13 कॉलेज है, 13 कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? लगभग 8 से 10 हज़ार। 8 से 10 हज़ार। तो वो कॉलेज मैनेजमेंट सब ट्रस्ट वो लोग देखते हैं? आप सब मैनेजमेंट देखता है। देखो, मेरे एक बात बताऊँ, 2000 में जो मेरा अटेंडर था वो GM है, जो पार्ट टाइम टाइपिस्ट था वो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मैथ की टीचर थी वो डायरेक्टर है। मैंने सब कुछ, जैसे यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, तो मेरी एक वो है, मैं डिसेंट्रलाइज कर देता हूँ, सारा संगठन देखे। आई डोंट बिलीव इन ओनरशिप। वहाँ भी
सब कुछ जो सेटअप है, मुझे छोड़कर कोई नहीं गया। आज तक जो कोर टीम है वही है, छोड़कर कोई नहीं गया। तो सब कुछ वो लोग देखते हैं, शाम को रिपोर्ट आती है, जहाँ गाइडेंस मांगना होता है गाइडेंस देते हैं। डेली कितने बच्चे क्लास में गए, कितने नहीं गए, टीचर कौन आया नहीं आया, नहीं आया तो क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हुआ, मेस में मेनू के हिसाब से खाना बना कि नहीं बना। और जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री भी पढ़ाते हैं। कंडीशन एक रहती है, आप विधवा के बच्चे हैं, कूली जहाँ बोलते जो लेबर होते हैं क्लास, उनको बोलते हैं, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी आपकी, हम एक अंडरटेकिंग लेते हैं। आपको यकीन नहीं होगा अंजुम साहब, जो लड़का ढाबे में बर्तन साफ करता था, इस समय इन्फोसिस का वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे यहाँ से पढ़ता। अच्छा। और फ्री मैंने पढ़ाया। उन गरीब बच्चों को जिनको मैंने फ्री पढ़ाया, इतनी ऊंची पोजीशन पर है। और एक ही शर्त रखता हूँ कि आज मैं तुमको फ्री पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ, कुछ लायक बन जाना तो कम से कम 2 बच्चों को तुम फ्री पढ़ाना। एक मेरा वो आप इसको जुनून कह लीजिए उसके लिए। और वो नेटवर्क चलता रहा है, हर साल 25 लड़कों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ। तो फिर पॉलिटिक्स में कैसे आए और क्यों आए? देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसा तो नहीं कहूँगा, बड़े नेताओं का सानिध्य रहा है। बलिया से चंद्रशेखर जी थे, बेंगलोर आए, वहाँ एक डॉक्टर जीवराज अलवा हुआ करते थे इनके। हाँ, जीवराज अलवा थे। तो मैं उनके साथ अटैच हो गया था, क्योंकि जिस कॉलेज में था तो वहाँ आते जाते तो मुझे पसंद करने लगे थे। अचानक एक दिन वो चंद्रशेखर जी आते थे, उनके गाँव भगत में थे, उन्होंने बोला अध्यक्ष जी ये बलिया का लड़का है। फिर मैंने बताया, हाँ, या रहने वाले बलिया के हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जी। बलिया के रहने वाले हैं, घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, 14 में भी यहीं से लड़े, ये क्या कनेक्शन? वो बात कंप्लीट कर लूँ या इसके अच्छा, जवाब? कर लीजिए कंप्लीट। हाँ। तो चंद्रशेखर जी ने मेरे पिताजी का नाम पूछा, बहरहाल मुझे पसंद करने लगे, आने जाने लगा, जनेश्वर मिश्रा के आने जाने लगा, इंटरेस्ट था। बस ये तभी ये था कि मैं उनसे सीखता रहा हूँ। मुझे बड़ी इंटरेस्ट लगती थी कि जब इमरजेंसी लगा था तो कैसे जेल में गए थे, फिर छात्र आंदोलन में जनेश्वर मिश्रा कैसे करते थे, कैसे उनको लड़ाया था, और बहुत इंटरेस्ट तो था, इंटरेस्ट था। और राजनीति भी इसलिए आया कि 2011 में जब गुरुजी नहीं रहे, ये आदरणीय नेताजी को, अखिलेश जी को, सबको पता था कि मैं पुत्रवत उनके लिए हूँ। तो उन्होंने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मुझे जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय सचिव की, और फिर मीडिया के दी, उस तरह मैं आ गया। जैसे घोसी का चुनाव लड़ने का है, तो जब चंद्रशेखर जी नहीं रहे तो उनके दोनों पुत्रों में टसल हो गया, पंकज में और नीरज में कौन लड़ेगा। क्योंकि चंद्रशेखर जी जीते समय मुझसे कुछ कह के गए थे छोटे बेटे नीरज के लिए, उन बातों को कहना अब ठीक नहीं है, मेरी सहानुभूति उनके प्रति थी। और नीरज जी की इमेज ऐसे बना दिया गया था कि बहुत सीधा बच्चा है, बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। मैं उनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि चंद्रशेखर जी की कुछ बातें मुझे याद थी। मैं अमर सिंह जी के पास लेकर गया, जनेश्वर मिश्रा जी के पास ले गया, नेताजी से बात किया, अखिलेश जी से मिलवाया, जिसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नीरज शेखर जी रसना में और कई जगह कर चुके हैं कि आप लोग सोचते हैं कि मैं अखिलेश जी के करीबी हूँ, लेकिन मुझे लेकर जाने वाले राजीव राय हैं। हालांकि चंद्रशेखर जी के पुत्र थे, ऐसा उनकी पहचान की कोई क्राइसिस नहीं थी, बट एक मैं उस समय माध्यम बन गया। और उनको मैं जब चंद्रशेखर जी के उपचुनाव में मैं पीछे पड़कर उनको टिकट दिलवाया 2000, फिर अगला चुनाव भी लड़वाए। जब मेरा चुनाव लड़ने की बारी आई तो मैंने सोचा कि जिसके जो मेरे चंद्रशेखर जी इतने करीबी थे, जिनको मैंने टिकट दिलवाया, मैंने लड़वाया, उनके खिलाफ मैं टिकट मांगूँ, मेरा अंतरात्मा गवारा नहीं किया। घोसी का लोकसभा का एक हिस्सा बलिया में है, तो घोसी बलिया का कोई यहाँ बारी बितरी का सवाल नहीं है। मैं जब रथ यात्रा पर अखिलेश यादव जी के साथ आया था तो घोसी में ही आया था, लोगों से संपर्क था। और ये भूमिहारों की सीट रही है, मैं बहुत बेबाकी से अगर बोलूँ तो भूमिहारों की सीट रही है। लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि अगर आप बलिया से नहीं लड़ना चाहते हैं तो घोसी बड़ी अच्छी सीट है, बलिया जिले का हिस्सा उसमें आता है, तो आप वहाँ कराएंगे। इस तरह मैंने घोसी को 2014 में चुना। अब आते हैं, जैसे आपने कह दिया भूमिहारों की सीट रही है, तो मेरी एक क्यूरियोसिटी पहली सबसे बड़ी है, जो इसलिए मैंने इंट्रो में ही बोल दिया कि भाई मैं देख रहा हूँ, अगर यहाँ के वोटिंग पैटर्न देखूँ, जातिगत समीकरण देखूँ, तो यहाँ पे लगभग 5, आप गलत बोलूँगा तो आप बताइएगा, लगभग 5 लाख दलित हैं, लगभग 3.5 लाख मुस्लिम हैं, लगभग 2.5 लाख यादव हैं, लगभग 2,30,000 चौहान हैं, लगभग 2 लाख राजभर हैं, लगभग 1.5 लाख भूमिहार हैं, लगभग 1 लाख वैश्य हैं, लगभग 1 लाख मौर्य हैं, लगभग 1 लाख राजपूत हैं। ये लगभग मैं सारी चीज़ सही कर रहा हूँ? लगभग में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। जैसे दलित है, हाँ, अब मैं विधानसभा वाइज बता दूं, घोसी में 80,000 है, यहाँ भी 80,000, चूँकि 3.5 से 4 लाख के बीच में दलित हैं। हाँ, वो तो आप विधानसभा वाइज हम ठीक जोड़ है, लेते चलिए। हैं। हाँ, और राजभर भी यहाँ
लगभग 1.25 से 1.5 लाख तक है। हाँ ठीक है। ठाकुर वोट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। और मिसलिनियस वोट यहाँ निषाद, पाल, प्रजापति, गोंड, ये छोटी छोटी जातियाँ। और भूमियार कितने हैं? भूमियार भी 1 से 1.5 लाख के आसपास। हाँ, तो 1.5 लाख मैंने लिखा है आपसे। 1 लाख। अब बात आती है कि फिर मेरी जिज्ञासा ये है, हम लोग मऊ का नाम जब पत्रकारिता में नए नए आए थे सुनते थे कल्पनाथ राय का मऊ, और वो दौर था जब 4 बार कल्पनाथ राय सांसद रहे, कांग्रेस से भी, बाद में एक बार निर्दलीय भी, और एक बार शायद समता पार्टी से भी। लेकिन मैं देख रहा था कि सांसद कौन कौन रहे हैं घोसी से, माफ़ करें, तो मैं देख रहा हूँ जय बहादुर सिंह झारखंडे राय रहे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी, जनता पार्टी से भी, राजकुमार राय, कल्पनाथ राय का मैंने जिक्र किया ही। अलग अलग समय में ये जो इतने भूमियार 13 हो गए, तो ये ऐसी क्या वजह हुई कि इतने लोग भूमियार? मैं ना बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे तो जो 3 नेता हैं मेरी जिंदगी के बहुमूल्य, एक चंद्रशेखर जी ठाकुर, जनरल मिश्रा जी ब्राह्मण, और इस तरह नेताजी यादव। हाँ। इसलिए नहीं कि भूमिहार हुए हैं, यहाँ मशहूर इसलिए हुआ कि आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय तक, जिससे पहले पंडित अलगू राय शास्त्री, हाँ, वो संविधान सभा के में भी थे। पंडित अलगू राय शास्त्री से कल्पनाथ राय तक एक भी नाम अगर उठाएंगे तो राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे, शख्सियत हुआ करते थे। आज के ज़माने में जैसे राजकुमार राय कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े, जीते, मतलब सांसद है। झारखंडे राय रहे 3 या 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से रहे, जीते। शिवराम राय रहे जनता पार्टी के, जीते 77 में। तो सारे राय साहब क्यों जीतते रहे? अब ये तो नहीं, जरा समझने के लिए नहीं कि क्या, जैसे आपने भी कहा ना कि लोगों ने कहा भूमियारों की सीट है, तो क्यों हो गई भूमियारों की सीट? मुझे नहीं पता। भूमियार हुए हैं, भूमियार यहाँ से हुए हैं। हाँ। और भूमियार हो सकता है कि यहाँ सबसे मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी पहचान बनाई, घोसी हाँ। को पहचान दी। हाँ। कल्पनाथ राय, अलगू राय शास्त्री से लेकर, मैं अपने भाषणों में बोलता हूँ कि जब हम घोसी के इतिहास की बात करते हैं तो पंडित अलगू राय शास्त्री से शुरू करते हैं और स्वर्गीय कल्पनाथ राय तक आगे खत्म हो जाते हैं। बाद के 3-4 नाम शायद आपको भी याद नहीं होगा अगर जब तक गूगल ना करे तो, लेकिन कोई भी नाम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक लेंगे तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के पैमाने पर उस दौर में उसकी पहचान ना हो। तो उन सांसदों की तरह नहीं रहे जो MP साहब कहलाए, कूपन पाए, पेंशन पाए, निधि पाए और चले गए, किसी ने पहचाना नहीं। तो अब आते हैं घोसी पर, इस चुनाव पर। किस चुनाव का समीकरण, चूंकि राजभर चुनाव मैदान में आ गए, पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, उस गठबंधन में अतुल राय जीत गए। अब ये राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ से सांसद रहे 99 में बालकृष्ण चौहान, वो BSP के सांसद हैं। तो इस बार का समीकरण आपके हिसाब से क्या है, समझें फिर आगे की बात। आप जातीय समीकरण में पूछना चाहते हैं या? नहीं, आप बताइए आपका समीकरण क्या है, जो आप जाहिर है कोई उम्मीदवार यही कहेगा मैं जीतूंगा, तो उसकी बुनियाद और उस दावे की वजह बता देता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार माननीय अतुल राय जी 1,21,000 वोट से जीते। लेकिन जब गठबंधन टूट गया और 22 में विधानसभा का चुनाव है, सपा बसपा और भाजपा अलग अलग लड़ी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, भाजपा और सपा के बीच में अंतर 1,41,000 का हो गया। यानी जब सपा थी, बसपा थी हमारे साथ, उससे ज़्यादा अंतर हमारे बीच में हो गया। हमारा वोट हुआ विधानसभा में 4,83,697 और बीजेपी पाई 3,84,000, BSP पाई 2,94,000। अगर बेंच मार्क इसको रखा जाए तो 4,83,000 में से 3,44,000 में से सीधे 2.5 लाख चौहान और स्वर्ण मतदाता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ से उनकी वाणी, उनके अहंकार, उनके गाली गलौज की वजह से हट चुके हैं, जो किसी भी कीमत पर उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, खास तौर से स्वर्ण बिरादरी। तो 3,44,000 में से अगर 2.5 लाख हटा दीजिए तो 1,00,000 वोट बचा। हमारा वोट बढ़ जाता है, सीधे 5.5 लाख बन जाता है। उसमें से हमारे वोट में से कुछ भी निकलने वाला हमको ऐड हो रहा है। इस समय कुर्मी हमको वोट दे रहे हैं, हमें प्रजापति वोट दे रहे हैं, हमें गोंड जातियों का सर्टिफिकेट बनता था, जिस सरकार ने न सिर्फ रोक दिया, आंदोलन करने वाले को जेल भेज दिया। तो जो तमाम अत्याचार हुए, तो अगर आप पैमाने पर आप स्टैटिस्टिक्स से बात करते हैं, आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, इधर 5.5 लाख है, उधर 1.25 लाख है। तो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको 1.25 लाख है? 3,44,000 में से अगर 2.5 लाख या 2.25 लाख निकाल दीजिए, चौहान है ना,
हाँ। और लगभग 4 लाख सवर्ण मतदाता है। मैं 50 मतलब आप कह रहे चौहान कट गए, चूंकि चौहान खड़े हो गए बीएसपी बसपा के पास चले गए, हाँ। और सवर्ण राजीव राय के पास आ गए। सवर्ण राजीव राय के पास तो हाँ। बचा क्या उनके पास? उनके राजभर बिरादरी में भी महेंद्र राजभर और तमाम राजभर लोग इससे लगाए। राजभर बच्चे, ये ऑन रिकॉर्ड कई बार सारे चैनलों पर चला था, मलेशिया के में फंसे हुए थे कोरोना काल में, यहाँ से एजेंट के जरिए गए, मलेशिया जाते ही पासपोर्ट छीन लिया गया और एजेंटों ने बेच दिया उन्हें चाइनीज़ कंपनी को। उन्होंने सोचा ओम प्रकाश राजभर हमारे मंत्री हैं, अनिल राजभर हमारे मंत्री हैं, उनको फ़ोन करना शुरू किया। इन्होंने पूछा, हमसे पूछ कर गए थे, फिर बड़े कई बार करने पर अंतर्राष्ट्रीय मामला है, राजीव राय से बात करो। उन बच्चों का इंटरव्यू है उस समय का टीवी चैनलों पर। मैं उस दौर में, कहानी लंबी हो जाएगी, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन प्रयास करने के बाद जब भारत सरकार ने नहीं सुना, और इस समय के विदेश मंत्री तब भी विदेश मंत्री थे, ऐसा संवेदन शून्य इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। विदेश मंत्री का नाम आते ही सुषमा स्वराज का ख्याल आता है, उन्होंने नहीं किया। मैं वहाँ से बच्चों को अपने मित्रों के जरिए वहाँ से भगवा कर एम्बेसी में हाई कमीशन ऑफिस में उनको शरण में ले आया, होटल में रखा, इमरजेंसी पेपर तैयार कराया और राजभर बच्चों को लेकर आया। इसी तरह एक दिन मुझे फ़ोन आया कि टंगुनिया गांव है यहाँ, मैं नाम के साथ बताऊंगा गांव के साथ, वहाँ का एक लड़का अफ्रीका में मर गया है और अंग्रेजी में चिट्ठी आई, तो यहाँ पढ़ने तो किसी के आता नहीं, थोड़ी दिन बाद पढ़वाया तो उसमें लिखा था कि लड़का मरा हुआ है और देश राजभर। मैंने बोला अफ्रीका तो बहुत बड़ा चीज़, देखिए बेबसी देखिए, पिछड़ापन देखिए, प्रधानमंत्री जी देश में देश का डंका बजवाते हैं। मरने का चिट्ठी आया, पढ़ने लायक नहीं है, किसी से पढ़ के बताया तो उनको ये भी नहीं पता कि किस देश में मरा है, उनको अफ्रीका पता है। मैंने बोला कोई पुराना कागज़ हो तो दिखाओ, तो उसमें बुर्किना फासो लिखा था। बुर्किना फासो इज सेकेंड पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश, वैसे छोटा सा है। हमारे देश का बच्चा, मेरे ज़िले का बच्चा अगर दुनिया के दूसरे सबसे गरीब देश में जाकर मजदूरी करता है तो कैसे डंका बजेगा। बहरहाल सौभाग्य था कि तत्कालीन 90 के दशक में जो एम्बेसडर हुआ करते थे उसके, उस समय मिनिस्टर थे बुर्किना में, मैंने उनसे संपर्क किया और 1 महीना बाद बॉडी लेकर आया, पैसे दिलवाया। आज तक ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ देखने नहीं गए। यहाँ बाबूलाल राजभर कोरोना काल में भट्टा का मजदूर शौच के लिए गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, मैं बाहर था, कफन तक के पैसे नहीं थे। मुझे फ़ोन आया, मैंने अपनी टीम को भेजा, अंतिम संस्कार करवाया, 13वीं करवाया। जब यहाँ आया तो पता चला कि 6 बच्चियाँ और 1 बच्चा छत तक नहीं है। मैंने बोलकर सिस्टम के हिसाब से जो कुछ मदद कर पक्का घर बनवाया। आज उनके बच्चों का, अगर मेरे बच्चे का दिवाली होली मनता है तो मैं कहीं भी रहूं, हमारे लोग मिठाई पटाखे लेकर पहुंच जाते हैं। ऐसे तमाम हैं। तो राजभरों के लिए सबसे ज़्यादा, आप जाए गांव में, हमारे यहाँ एक संतोष राय मामा जी बैठते हैं, कपिनाथ राय के अनिल सहयोगी रहे हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि कोई भी गरीब आए उसको डॉक्टर से इलाज कराओ, पैसे में दवाई खरीद कर दो। तो राजभर वोट भी उनका नहीं बचा। नहीं, खाली राजभर नहीं है ना, उसमें राजपूत हैं, 1 लाख के आसपास होंगे राजपूत। तो राजपूत सवर्ण में आते हैं ना सर, राजपूत माँ बहन तो सवर्ण राजपूत, माँ बहन के गाली सुनकर वोट देगा कोई? राजपूत को तो माना जाता है, माँ बहन के गाली सुनकर वोट देगा कोई? अगर उनको माँ बहन की गाली दिया जाए और जूते मारने की बात किया जाए तो मान ले ऊपर के नेता कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। जब वो राजपूत का बच्चा जाएगा वहाँ ईवीएम पर, स्वाभिमानी बिरादरी है, राजपूत के लिए कोई वीडियो वायरल हो रहा है उनका शायद, मतलब मैं तो राजभर के किसी नेता जिला अध्यक्ष ने, अब उनका क्या, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने महेंद्र पांडे के लिए मन से माँ बहन की गाली नहीं दी। आप राजनीति विरोधी हो सकते हैं, जबरदस्त हम नहीं विरोधी हैं भाजपा के, लेकिन लक्ष्मण रेखा होती है ना, गाली देंगे। जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम मशीन पर बटन दबाने जाएंगे तो उनके अपने आंखों में माँ का चेहरा याद आएगा, बहन का चेहरा याद आएगा। इनको गाली दी गई, जूते मारने की बात की गई, कैसे कर देंगे, वोट दे देंगे इनको, किस बात वजह से वोट देंगे? और आप अभी मैं आज ही राजा भैया का फ़ोन आया था मेरे पास, कल परसों जो बयान दिए हैं, कल 11 बजे राजा भैया के लोग यहाँ आ रहे हैं, वो समर्थन का घोषणा करने वाले हैं, समर्थन का घोषणा करेंगे, क्योंकि इनकी जो अहंकार है, जो गाली गलौज है, ये सभ्य समाज को बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोग राजनीति में, कल राजा भैया आपको समर्थन देने आ रहे हैं? राजा भैया तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी पूरी टीम आएगी, समर्थन देंगे उनकी गाली गलौज की भाषा के खिलाफ। अच्छा, घोसी की अहमियत इसलिए भी है कि अहमियत का एक दर्ज हुआ जब अभी उपचुनाव हुए थे घोसी में, दारा सिंह चौहान जो यहाँ से जीते थे और उसके बाद उन्होंने पाला बदला और बीजेपी के साथ गए और उसके बाद बीजेपी के टिकट पर लड़े, तो घोसी से समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त शिकस्त दी दारा सिंह चौहान को। तो एक टेस्ट केस माना गया उपचुनाव में, इसलिए भी घोसी का बहुत जिक्र हुआ। उसका दूसरा पहलू ये है, हाँ, और वैसे कल प्रधानमंत्री मोदी भी घोसी आने वाले हैं जी। मैं दोनों बातों का एक जवाब देता हूँ। दूसरा पहलू ये है
कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आप सबसे दावा करते रहते हैं कि पूर्वांचल में सारी सीटें उनकी वजह से हम जीते। यहाँ गाजीपुर, बलिया, मऊ और आजमगढ़ के 24 में से 20 सीटें जीते। क्रेडिट खुद लेते हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे और कैंडिडेट भी चौहान थे, दारा चौहान, तो हमारी जीत हुई थी 21,000 वोट से। अब जब राजभर जी उधर चले गए और चौहान साहब को भी लेते गए, जिसको लेथल कॉम्बिनेशन ये कहते हैं, तो हमारे जीत का फासला हो गया 43,000। तो सोचिए इनके रहने से हमारा कितना नुकसान हो रहा होगा। तो ये उनकी असली ताकत है। इस सीट से 2019 में छड़ी निशान पर इंडिपेंडेंट ओम प्रकाश राजभर जी लड़े थे, उनके पार्टी के लोग लड़े थे। आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 39,000 वोट मिले थे, बलिया से सिर्फ 35,000 वोट मिले थे। और ये लोग जो अपना वो बोल के भाव बढ़ा करके दूसरी पार्टियों से ले लेते हैं। अब राजीव राय का समाजवादी पार्टी का खौफ का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, अंजुम साहब, आपने खाली कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खाली कल नहीं आ रहे हैं, 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 28 तारीख को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, बैक टू बैक सब है। 28 तारीख को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, 29 तारीख को रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री या दोनों मंत्री यहाँ घूम रहे हैं। ये खौफ नहीं है तो क्या है सर? यहाँ राजीव राय अकेले चुनाव लड़ रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी आखिरी दिन आएंगे, प्रचार करेंगे, चले जाएंगे। क्योंकि मुझे यकीन है कि जो 10 सालों में भावनात्मक रिश्ता जोड़ा है घोसी से, और तीनों प्रत्याशियों में सिर्फ अकेला हूँ जो हर दुख सुख में साथ खड़ा रहा, तो लोग तो कुत्ते को भी पाल लेते हैं तो भागता है तो दर्द होता है। मैं तो इंसान हूँ, भाई और बेटा बनकर इनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो आपका मुकाबला यहाँ किससे है? बीएसपी के उम्मीदवार से या राजभर से? अंजुम साहब, मैंने आपको बताया, समीकरण के साथ बताया, और मैं चूँकि यकीन नहीं करता, लेकिन आजकल वो कड़वी सच्चाई है, जातीय समीकरण का भी होता है। आप लोग जातीय समीकरण हमेशा पूछते हैं, आप लोग अपने उसमें जातीय समीकरण का नाम लेकर प्रेडिक्ट करते हैं। तो यादव और मुसलमान का पोल वोट खाली बता रहा हूँ, यादव और मुसलमान का पोल वोट 3.5 लाख से 4 लाख, अपर कास्ट का 2 लाख, 6 लाख के सामने किससे लड़ाई हो सकती है? बाकी अपर कास्ट को आप अपने खाते में मान रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं अपर आप कास्ट। जाइए ना गाँव में, जाइए ना गाँव में, मैं आपकी बिरादरी का आपको मिलेगा भूमिहार का, लेकिन राजपूत और इसी कार्यालय में नीचे छत्र समाज ने महाराणा प्रताप की जयंती पर आकर समर्थन का घोषणा कर गए, परशुराम जी की जयंती पर ब्राह्मण समाज घोषणा कर गए। मेरा बिरादरी यही है। कल राजा भैया आकर यही समर्थन की घोषणा कर रहे हैं। और मैं व्यापारियों के जितने संगठन हैं सबने मुझे बुलाकर सम्मानित किया। आज भी शाम को मदेशिया समाज बुला रहा है। तो कोई मेरे से ना किसी का बैर नहीं है। मैंने कभी किसी से कड़ा नहीं बोला, कभी किसी का अहित नहीं बोला। जो आया सबको सम्मान दिया, काम किया। तो कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा? आप बता दीजिए। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। माँ बहन की गाली सुनने देने वाले, जूते से मारने की बात करने वाले, एक बार नहीं अनेकों बार करने वाले, और जो उनके जिला अध्यक्ष के जो पता नहीं कौन से जिला अध्यक्ष जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, सुनकर शब्दों की घिन आती है कि ऐसे लोग ही राजनीति में जिंदा हैं। घिन आती है कि इस तरह की राजनीति का सिस्टम क्या मैं भी हूँ क्या? खुद से पूछना पड़ता है। तो इस तरह की बात कौन इनको वोट देगा? तो आपकी बात से कुल मिला के राजीव जी यही लग रहा है ना कि चुनाव सिर्फ जाति पे ही होता है, जाति नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, बाकी ज्यादातर कहने की बातें होती है, ये मान लें, या और कुछ मुद्दा है? इतनी बातें, बहुत बड़ा महंगाई, मुद्दा है, बेरोजगारी, ये सब बातें होती है। मैं लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, यहाँ मुद्दा जात है ही नहीं। चूंकि जात गिनाते रहते हैं तो मैं मजबूर होकर जातीय समीकरण का आपको जवाब दिया। जात यहाँ एकदम मुद्दा नहीं है, मजहब एकदम मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये चुनाव में अंजुम साहब, आपको शायद ही कोई ऐसा लोकसभा मिला होगा जहाँ जाति का बंधन, धर्म का बंधन, अगड़े पिछड़े का बंधन और पार्टी का बंधन सब कुछ ध्वस्त है। ध्वस्त सिर्फ इसलिए है कि तीनों में से सिर्फ एक चेहरा है जो 10 सालों से, जब कोरोना आया तो मुझे भी कोरोना था, मौत मुंह में था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, यही अमित सिंह कहीं करके लड़का होगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयाँ फ्री, जब इलाज फ्री, जो भी कर सकता था पुलिस के साथ मिलकर। आज आप जाइए, आजमगढ़ के SSP है आर्या साहब, तब यहाँ SP थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में हम बाहर निकलने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि गरीब मजदूर फ़ोन करते थे। मैंने बोला SP साहब, आप बाहर नहीं निकलने दोगे, आप मैं भूखों मरने नहीं दूंगा। तो पहली यूनिक स्कीम हम लोगों ने शुरू किया, मैंने उनमें मिलकर, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अन्नपूर्णा बैंक, यहीं पुलिस लाइन में अन्नपूर्णा बैंक बना। RI और पुलिस इंस्पेक्टर्स को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, और तय ये हुआ कि जहाँ से भी फ़ोन आएगा कि हम भूखों मर रहे हैं, राजीव राय पैकेट देंगे जिसमें अनाज, चावल, दाल, सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयाँ होगी, और दरवाजे तक पहुँचाने का काम पुलिस करेगी।
लोगों के जहन से आप कैसे निकाल सकते हैं। बिनटोलिया है, यहाँ एक जगह है, गांव के गांव ध्वस्त हो रहे थे, लोग मेरे मकान कटान से डूब रहे थे, कोई नहीं गया। मैं जब वहाँ गया तो एक स्कूल में बारिश हो रही थी, नीचे पानी ऊपर पानी, वीडियोज हैं, सब चैनलों पर चले थे। जब मैं गया तो इतना दर्द हुआ, मैं वहाँ फिर अगले दिन राशन और तिरपाल लेकर पहुँच गया। ट्रेन दुर्घटना हुई थी, मैं था यहाँ, जितने अनाथ बच्चे होंगे कोरोना में सबको गोद लिया हूँ। तो जो आदमी 10 साल से इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा देते हैं। आपका अजीत अंजुम का कैमरा वाला भाई दिन रात आपके देख रेख करता है, आपको छींक आ गई, आपको बुखार हो गया, पैरासीटामोल लेकर दौड़ गया, अचानक ये आते हैं और उनको गरियाने लगते हैं। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं मानव स्वभाव की बात, राजनीति छोड़ दे, वही हाल ये है। मैं दुख सुख में रहा नहीं, लेकिन उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि तो बाहर ही हैं, तो बेंगलुरु में है, कौन धंधा बाहर ही करते है? हैं, मैंने बिजनेस मैं ही करते हैं। अकेला, मैं फिर एक बयान कुछ दिन पहले आया कि राजीव राय की औकात नहीं है कि अमेठी से जीत जाए, जैसे आपको टिकट मिला तभी पहला बयान ओम प्रकाश राजभर का आया। देखिए, अब उनकी औकात तो बता दी, उनकी भाषा पर तो मैं जाऊँगा नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा था, वो और उनके बच्चे, दोनों बच्चे जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं मेरे लिए, जिस तरह वो छोटा वाला तो और भी तेज है। और लोग आप कभी उनके जब मेरे बारे में बोलते हैं तो नीचे के कमेंट पढ़ा करिए, वो नहीं है, और उनको वेरीफाई करिए रियल यूजर हैं या नहीं है। तो यहाँ माहौल ये हो गया है कि ये 17 में बलिया से लड़े, अब जो हमको कहते हैं बारी है, 17 में बलिया से लड़े, हार गए, कुछ हजार वोट मिले होंगे, लोग पोलिंग बूथ पर झगड़ा किए होंगे, जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, हार गए, लौट के बलिया नहीं गए। 27 में 22 में हमारे साथ लड़ने के लिए बनारस आ गए, वहाँ भी कुछ हजार वोट मिले, लोग जरे मेरे होंगे। जब ये कोर्ट में इनके ऊपर हमला हुआ तो कहा भाजपा के गुंडों ने पिटाई कर दी, वहाँ हमारे लोग इनके साथ खड़े थे, हार गए, वहाँ लौट के नहीं गए, फिर यहाँ आए, हार जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, 5 तारीख से फिर भाजपा वालों को गाली देने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं किया, मेरा तो डंका बज रहा था, यहाँ से भी लौट के नहीं जाएंगे। मैं तो 14 में लड़ा, मैं भी जा सकता था कहीं दूसरे चुनाव क्षेत्र में, मैं भी पार्टी बदल सकता था। मैं तो इनकम टैक्स का छापा झेल रहा हूँ, आज भी झेल रहा हूँ। इस चुनाव में अभी तक 1 महीने में 40 और ऑर्डर आ चुके। अच्छा, इनकम टैक्स अचानक आपने जिक्र किया, शुरू में मैं सवाल नहीं पूछ पाया। इनकम टैक्स के छापे उस समय पड़े थे जब 2022 का चुनाव हो रहा है, और चुनाव के बीच में छापे पड़े, आप पर भी पड़े, कोई इतर कारोबारी शुरुआती मेरे से पड़ी, आप ही से शुरुआत हुई, तो लगा कि छापे इसलिए पड़ रहे हैं कि जो लोग समाजवादी पार्टी के जो अरबपति लोग हैं, जो फंड दे रहे हैं, जो पैसा चुनाव में खर्च कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा गया, यही बात फैलाई गई, यही फैला। तो सच क्या है? तो सच तो ये है कि छापे यहाँ पड़े, मेरे बेंगलोर के आवास पर पड़े, मेरे कॉलेजों में पड़े, मेरे पीए के घर में पड़े। मेरे जब यहाँ छापे पड़े तो उनको 17,000 रुपये मिले, 50,000 रुपये स्टाफ का था, टोटल 67,000 रुपया था। जब बेंगलोर में छापे पड़े तो आपको हंसी आएगी, मेरी वाइफ कहती है कि कई ज्वेलर्स को लेकर आए थे तोलने के लिए, और बेचारे जब देखे तो बोले यहाँ तो कुछ ही नहीं है। उनको लगा होगा 200-400 किलो हाँ, सोना 30-40 करोड़ मिलेगा। ये बताइए, जब इतनी जगह छापे, जब कुछ नहीं मिला, आपको कुछ मिला होता तो दिखाया होता, बाकी जगह मिला तो मीडिया में दिखाया गया, मेरे यहाँ तो कुछ मिला तो आप लोगों ने भी नहीं दिखाया, कुछ मिला ही नहीं तो दिखाया। अब उन्होंने क्या किया कि ट्रस्ट चलाता है, ट्रस्ट के एक्सपेंडिचर होते हैं, अब हर खर्चे को इन्होंने ये लिख दिया कि ट्रस्ट का खर्चा चेयरमैन के कहने पे हुआ है, तो ये इसको हम डिसअलाउ करते हैं। तो चेयरमैन की, मैं चेयरमैन हूँ, मेरा इनकम मान लिया, ट्रस्ट का 12 वे जो इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होता है उसको कैंसिल कर दिया, ट्रस्ट के पैसे को उन्होंने इनकम टैक्स का टैक्सेबल मान लिया, और एक ही पैसा ट्रस्ट का इनकम होगा, कहीं एक ही जगह टैक्स लगाओगे ना आप, ये यूनिक केस है। एक पैसे को दिखा दिया कि चेयरमैन ने खर्चा किया तो चेयरमैन का इनकम और चेयरमैन पर टैक्स और चेयरमैन पर इतना पेनल्टी, लेकिन उसी पैसे को फिर ट्रस्ट का भी टैक्स दिखा रहे, इनकम दिखा रहे हो, उस पर भी टैक्स लगा रहे हो, उस पर भी पेनल्टी लगा रहे हो, और बैक डेटेड आप कर रहे हो, जब वो कानूनी नहीं था। ट्रिब्यूनल ने स्टे ऑर्डर दे दिया, बावजूद इसके करोड़ों रुपया के नोटिस और डिमांड ऑर्डर भेजते रहते हैं। अब इनकम टैक्स की समस्या ये है कि आप अपील में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया का लग गया, अपील में जमा जाना चाहते हैं तो जब तक 20% देंगे नहीं तो तक आप अपील में जाएंगे नहीं। अचानक चुनाव से पहले लगातार नोटिस आने लगी, जब आपके पास कुछ नहीं मिला, आपने मीडिया को नहीं दिखाया, कुछ था ही नहीं, तो अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हाल हो गई। तो उस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसी बात को क्रम में कहा, मेरे से ज़्यादा प्रताड़ित कौन हो रहा है? जब कुछ नहीं मिला तभी प्रताड़ना हो रहा है। न तो मैंने लोकसभा क्षेत्र छोड़ा, न तो पार्टी छोड़ी, मैं डटा रहा, ये कहीं टिके नहीं, और हमको कहते हैं कि बाहरी है। तो घोसी के लोग पूछते हैं कि ठीक है राजीव राय बाहरी हैं अगर, तो जब यहाँ कोरोना आया था तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ लॉकडाउन हुआ तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ बाढ़ आया था तो क्या कर रहे थे? यहाँ कटान हुआ तो क्या कर रहे थे? यहाँ
महासों में ट्रेन स्कूल की बसों से भिड़ गई थी और दर्जनों बच्चे मर गए, क्या कर रहे थे? जो व्यक्ति अपने गांव का खड़ंजा नहीं बना सकता, यहाँ आकर बताइए, बयान को आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जीत गया तो मऊ को पूर्वांचल राज्य बनेगा, मऊ राजधानी बनेगा और रसा जिला बनेगा, ये भी बोलते हैं। बयान है, बयान है, ये भाजपा के एजेंडे में नहीं है। फिर बोलते हैं मैं मऊ को सिंगापुर बना दूंगा, मऊ को गोवा बना दूंगा, मऊ को बम्बई बना दूंगा। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्या बनाएंगे, तो मैंने बोला भाई कुछ भी बना सकते हैं, मैं बस ये सोच रहा हूँ समुद्र कहाँ से लाएंगे, तीनों जगह तो समुद्र है। मऊ को कल्पनाथ राय के सपनों का मऊ बनाएंगे, जहाँ अलग अगल बगल के लोग कहते थे कि जिला हो तो मऊ जैसा। क्यों हवा हवाई बातें करना, मैं रियलिस्टिक हूँ, रियलिस्टिक बातें करता हूँ, जो संभव है वही करता हूँ। मेरी चिंता सबसे बड़ी पार्टियाँ नहीं है, जो यहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ा हो गई है। यहाँ बुनकर आत्मनिर्भर रहा करते थे, अपने ऊपर सरकार पर बोझ नहीं करते थे। हमारी सरकार में 75 रुपये का फ्लैट बिजली का बिल मिलता था लूम पर, ये सरकार आई उसको खाली कैंसिल कर दी, फिर जितने लूम उतने वो, फिर जीएसटी लगा दिया। बुनकर आप जाइए कभी, अब मैंने शायद एक वीडियो देखा, मैं बुनकर का वीडियो किया है मैंने, बुनकर के गांव में परसों रात को, आधी रात आपको पता होगा क्या दुर्दशा होगी। मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ा, टाइम नहीं मिला देख पाऊंगा, हो सकता है आज रात को देखूं। बिजली बिल उनकी बढ़ गई 400 या 450। यहाँ जरी का काम खत्म हो गया, यहाँ भूखों मरने वाली हालत हो गई, यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं। मेरी चिंता वो है, जब नौजवान, मैं हमेशा कहता हूँ, जब नौजवान बेरोजगार हो जाता है, बेरोजगारी की फौज हो जाती है, तो महामारी से बड़ी होती है। बेरोजगार नौजवान ही एंटी सोशल एलिमेंट्स के, असामाजिक तत्वों के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो मेरी चिंता ये है कि यहाँ के नौजवानों को सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि नौकरी, रोजगार, और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है अंजुम साहब, इस तरह जो सरकार और नेता बना दे रहे हैं। मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, मैं यहाँ वो बड़े प्रोफेसर और कोचिंग सेंटर ला दूँ अपने तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ला दूँ, जहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट उसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, 5-10 भी निकल जाएंगे तो मोटिवेशन होगा। दूसरी कैटेगरी के लिए मैं यहाँ कोचिंग दिला दूँ, तीसरी के लिए रिटायर्ड कर्नल लाऊँ, रिटायर्ड IPS लाऊँ, फिजिकल ट्रेनिंग, रिटर्न ट्रेनिंग का कराऊँ तो फोर्सेज में चलेंगे जाएंगे। चौथे में जो अनस्किल्ड ये बुनकर के बेटे हैं, इनको वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग दिलाएँ, इनको और बेहतर बनाएं, इनको उद्योग धंधे लगाएं। ये नौजवानों को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता है। अब ये बताइए कि ऐसा भी हुआ था, एक 20 मई का बयान है अरविंद राजभर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रहते सपा में हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से टिकट मांगते हैं, लगभग 20 बार हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमेशा कहा कि आप हमको मौका दीजिए, हम आपकी पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम करेंगे, आप हमारे बारे में जानते हैं कि सपा में कोई सम्मान नहीं है। ये बयान अभी वो व्यक्ति जो 4 दिन पहले वो व्यक्ति जो पार्टी के वफादारी में है, वो व्यक्ति जो पार्टी के साथ वफादारी में इनकम टैक्स के छापे और प्रताड़ना और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के दबाव और भाजपा में शुभचिंतकों के दबाव के बावजूद पार्टी नहीं बदला, जो खुद गिड़गिड़ा के एक सीट पाए, कान पकड़ कर उठे बैठे, ये किसी और को टिकट देंगे, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता और है। कान पकड़ के उठे बैठे वाला भी कोई वीडियो था शायद केशव मौर्य के मंच से, वो क्या मामला था भैया? यही जो गाली देने वाली बात कर रहे हैं। हाँ। जो लोगों में आक्रोश था, भाजपा इन कार्यकर्ता इनके साथ अभी भी नहीं चल रहे हैं, तो उनके मनाने के लिए कि गलती हो गई, कान पकड़ के उठे बैठे, तो कान पकड़ के उठे बैठे माँ बन की गाली से तो नहीं जा सकता है। एक घटना यहाँ हुई, एक बड़े नेता हैं, में से बड़े नेता हैं, जो उनके बेटे भी किसी सदन के सदस्य हैं, उनको भाजपा ने निकाल दिया था। अब ये हताशा निराशा में उनको छटपटा। यशवंत सिंह की बात कर रहे हैं क्या? वो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी चंद्रशेखर जी से, नहीं मैं सही नाम ले रहा हूँ, सही है, चंद्रशेखर जी से वो भी जुड़े हैं। मेरी उनकी मुलाकात चंद्रशेखर जी ने अपने भोंडसी आश्रम में करवाया था, तो इसलिए सम्मान तो बना रहेगा। मुझे बताया गया कि एक ठाकुर परिवार में गए, उन्होंने कहा कि भैया क्या हो रहा है, तो लोग बोले कि राजू राय के साथ हम चल रहे हैं। तो बोले अब मत चलिए। बोले क्यों? तो उन्होंने बोला कि अब तो हम वापस आ गए हैं, हमको कुछ जिम्मेवारियाँ मिली है। तो जवाब मिला कि आप तो वापस आ गए हैं, ये गालियाँ वापस कैसे जाएंगी? ये गालियाँ वापस तो जाएगी नहीं, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम लोग राजू राय को अब नहीं छोड़ेंगे। तो ये रिस्पांस है। तो अब किसी बताइए, इनकी हैसियत सिर्फ एक है कि गिरा के पैरों पर गिर के एक सीट पाते हैं और राजीव राय की औकात देखते हैं। राजीव राय इनके पास दरवाजे पर टिकट मांगने जाता है। मैं इनको देखा था, मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता था, किस तरह मेरे आवाज़ पर आके गिड़गिड़ा रहे थे कि 19 में गठबंधन करा दीजिए, 2 सीट, 1 सीट, 3 सीट, 4 सीट। अब उस बातों के आपकी आवाज़ पे कौन ओम प्रकाश राजभर गिड़गिड़ा? देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ ना, जो विवाद भी हो जाए तो विश्वास के दौर में जो आप गोपनीय बात किए हो उसको सार्वजनिक न किया जाए, छिछालेदर न किया जाए, कीचड़ न उछाला जाए, एक बातचीत की मर्यादा को बनाए रखा जाए, इससे विश्वसनीयता बनती है।
मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी हैसियत क्या है कि आप किसी को टिकट देंगे। आपकी हैसियत यही थी कि आप 39,500 वोट पाए थे। आपकी हैसियत यही थी कि बलिया में 35,000 वोट पाए थे। जो राजीव राय जिसकी गाड़ी सीधे पोर्टिको में रुकती है, जो जब चाहे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर सकता है, जो जिस राजीव राय को पहला चुनाव ही पार्टी ने लोकसभा से लड़ाया, जिस राजीव राय को शुरुआती राजनीति में राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता से किया, वो राजीव राय उनके पास प्रवक्ता बनने जाएगा जिनका अच्छा, वो तो इसलिए भी हुआ होगा ना राजीव जी की, क्योंकि आप अरबपति आदमी हैं, 44 करोड़ तो आप रिटर्न ही दाखिल कर रहे हैं, तो हर पार्टी को कोई धनी आदमी चाहिए, धनबल वाला। ये करेक्ट करते वो रिटर्न नहीं है 44 करोड़, उसमें सारी एसेट्स के एसेट है, रिटर्न माफी चाहूंगा, एसेट है 44 करोड़ का एसेट है, संपत्ति आपकी 44 करोड़। चल संपत्ति मिला के माफी चाहूंगा। एक ऐसी संपत्ति है जो लिया था कम दाम में और वहाँ से 4 लेन निकल गया, वैल्यूएशन बढ़ गया, तो हमने कहा छिपाने की क्या बात है, मार्केट रेट लिखा है, मार्केट पता करके लिख दिया। तो हर पार्टी को तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना, जो बहुत पैसे वाले लोग हों, थोड़ा पार्टी की मदद भी करें, फंड करें, सहयोग करें। रिश्ते पारिवारिक है और मैं अब क्या कसम खिलाओ, मैं बड़ी ईमानदारी बेबाकी से कहता हूँ कि 1 रुपया पार्टी ने न कभी मुझसे मांगा है, न कभी अपेक्षा किया है, और न कभी ऐसी कोई हमारे बीच में बात हुई है। कभी कोई ऐसा नहीं। समाजवादी पार्टी की मदद नहीं करते आप? पार्टी कोई मेरे से कभी मांगा नहीं। पार्टी की मदद करता हूँ, यहाँ जो लाखों रुपये महीने का खर्चा करता हूँ। अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया कि मलेशिया से बच्चों को हम कैसे लाए, तो अपने खर्चे से लाए ना, पार्टी से तो नहीं लिया। यहाँ एक बच्चा जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब बचेगा नहीं, 48 घंटे का मेहमान है, मैं भेज दूंगा आपको चाहेंगे तो। मैंने कहा अब आप डॉक्टर साहब बोले भैया इनको वापस घर लीजिए। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपने कह दिया, मैं कहूँगा तो लोग बोलेंगे कि पैसे के लिए बोल रहा है, आप वहीं इलाज करते रहिए, जितना पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। यहाँ एक पत्रकार, वो पत्रकार है अभिषेक, वो सब कवरेज करने गए थे, वो बच्चा जिंदा होकर राजीव राय जिंदाबाद कर रहा है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कर रहा है। तो मैंने आर्थिक मदद वही करी कि पार्टी के नाम पर जो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ उसके खर्चे कभी पार्टी से नहीं लिए, इसके अलावा ना पार्टी से। अच्छा, दुबई में भी कुछ कारोबार है आपका? दुबई में मेरे 2 मेडिकल सेंटर में मेडिकल सेंटर में पार्टनरशिप है। अच्छा, और उससे ऐसा कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है। चलिए हम एक बार आखिरी में कि चुनाव में जो मुद्दे हैं अलग अलग इलाकों के अलग हैं, कहीं लोकल इशू भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक लोकप्रियता है, राम का जिक्र बार बार ये जिक्र है कि ये लोग आ जाएंगे तो बाबरी ताला राम मंदिर पर लगा देंगे, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर तमाम तरह के बयान हैं जिसमें कुछ ज़्यादातर बातें गलत हैं, लेकिन बहुत तरह की बातों के बीच सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की इतनी योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, बीजेपी नेता करते हैं, अनाज, शौचालय, मकान, उन सब के असर से आपको लड़ना पड़ रहा है, तो वो मुद्दा क्या जनता के बीच दिख रहा है? उन सब बातों का कोई असर नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों की फौज हो गई है। हर घर का नौजवान बेरोजगार है। माँ बाप जब सुबह उठ के अपने जवान बेरोजगार बच्ची को देखते हैं ना, तो उनको कुछ और समझ में नहीं आता है। यहाँ थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, यहाँ विधायक मंत्री की हैसियत नहीं कि कोतवाल से बात कर लें। अगर ज़रूरी भी होता है, मैं बड़बोलापन उनके साथ मंत्री जी की तरह नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कभी सुबह आप अपने एक बच्चे को देख दीजिए कि कितने लोग पैरवी करवाने के लिए सरकार में मेरे साथ पास रहते हैं, इलाज करवाने के लिए मेरे पास रहते हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता 14 में बड़ी उम्मीद, मुझे भी उम्मीद थी, भले मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन जब उनकी बातों को सुनता था तो मुझे लगता था क्या बोले थे, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मुझे पता है कि रुपये के रेट कैसे गिरते हैं, मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कैसे करते हैं। बोले थे ना, सुषमा स्वराज जी बोले थे ना कि रुपये की कीमत जब गिरती है तो देश का सर भी नीचे झुकता है। क्या हो गया, लोग पूछ रहे हैं ना। 2014 का वो नारा, देश बिकने नहीं दूंगा, 2024 तक आते आते भैंस बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा से भैंस बिकने नहीं दूंगा के सफ़र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की गरिमा खोई है, अपनी क्रेडिबिलिटी भी खोया है। जो कुछ भी उन्होंने किया वो राम को लाए हैं। मेरे माँ बाप ने तो ये सिखाया कि भगवान राम हम सबको लाए हैं, राम को लाए हैं, लेकिन पैसा लेकर जो विदेशों में भाग गए, मेहुल भाई भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, तमाम दर्जनों लोग भागे, उनको तो नहीं ले आ पाए। आपकी सरकार है, काला धन तो छोड़ो, जो आपके राज्य में भाग गया, अभी रिवन्ना वाला कांड सुना होगा आपने, अपनी पूरी पत्रकारिता में कोई ऐसा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना। 2900 कितने सीढ़ी बता रहे हो, तो सीढ़ी है तो कितने होंगे? बस से तो नहीं बैठ के गया विदेश, टेम्पो से तो नहीं गया, हवाई जहाज से गया ना। लोग अब इतने मूर्ख भी नहीं हैं अंजुम साहब, लोग इतने मूर्ख भी नहीं। आखिरी सवाल, देखिए समाजवादी पार्टी पर बीजेपी के सारे नेता, शीर्ष नेतृत्व बार बार चिपकाते हैं कि परिवारवादी पार्टी है, ये भ्रष्ट पार्टी है, ये लूटने वाली पार्टी है,
ये माफिया को सरपरस्ती देने वाली पार्टी है। और जब प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे घोसी में, कल नहीं 26 तारीख को, तो उनके निशाने पर यही सब होगा, जिसमें फिर माफिया, फिर इशारों में मुख्तार अंसारी का जिक्र, अतीक अहमद का जिक्र, और ये सब कहकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश होती है और होगी। फिर उसका मुकाबला कैसे करेंगे आप? देखिए, जब ये कहते थे, जब इनकी क्रेडिबिलिटी थे, लोग सोचते थे कि शायद प्रधानमंत्री सच बोल रहे हैं। अब देखते हैं कि जितने माफिया गुंडे हैं इनके मंत्रियों के आसपास, एडीआर की रिपोर्ट ले लीजिए, सारे अपराधी इनके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था? तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम नारायण राणे के बारे में क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने उन तमाम लोगों के बारे में क्या कहा था जिनको मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, डिप्टी सीएम बना दिया? तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो भाई, प्रधानमंत्री अगर उस पर एक्शन लिए होते तो आज लगता है कि प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। जब लगता है कि प्रधानमंत्री जी किसी को भ्रष्ट बोल रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि शायद वो मंत्री बनने वाला है, शायद वो कैबिनेट में चला जाए। ये रिकॉर्ड रहा है ना। नहीं, लेकिन यहाँ मामला वो नहीं है। यहाँ वो बार बार कह रहे हैं ये परिवारवादी पार्टी है, ये परिवारवाद, ये भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने माफिया को ये दिया है। अंजुम साहब, हाँ। मैं आपसे अनुरोध, योगी के हर भाषण में यही है। मैं इधर बहुत लॉ एंड ऑर्डर का ही लोग सत्यानाश कर देते हैं। मैं बहुत व्यस्त रहा, इधर आपके नई वीडियोस देख पाया। मैं माफी चाहूँगा, अगर आपने किए हो तो ठीक है, नहीं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो परिवारवाद है, बलिया का सीट परिवारवाद नहीं है, यहाँ घोसी का सीट परिवारवाद नहीं है। एक ही परिवार को एक टिकट दिए, वो भी अपने बेटे को टिकट दे दिए। आप उन परिवारवादियों को अपनी पार्टी से निकाल कर या टिकट डिनाई करके, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ? आपने टिकट लटकाया, अंततः उनके बेटे को देना पड़ा ना। तो अगर इतनी भी वो है तो सारे परिवारवादियों को निकाल कर चुनाव लड़ कर देख लें। जनता चुनती है, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। अगर कोई जीतता है तो जनता चुनकर भेजती है, बाप के वोट से नहीं कोई आता है। बाप लॉन्च कर सकता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है, लॉन्च करता है। अगर उसकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं चली तो मर जाएंगे क्या? तो परिवारवाद पर बात करने वाले सबसे बड़ा छलावा करते हैं। सबसे बड़ी परिवारवादी, सबसे बड़ी जातिवादी, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी चंदा दो धंधा देंगे। आपने तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो ये सब होने ही चाहिए ना, इस वक्त तो सफाई होनी चाहिए। वैक्सीन लगवा दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो था, और वहाँ यूके के कोर्ट में बयान देने के बाद फोटो गायब हो गया। कोई जिम्मेदारी लेगा? सवाल क्यों नहीं पूछते? आप जैसे चंद पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर निकल के आप सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों नहीं पूछा जाता है? काला धन क्यों नहीं आया? मेहुल चोकसी क्यों नहीं आया? नीरव मोदी क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री जी ने आपने जीएसटी के बारे में क्या बोला था? आपने रुपये के बारे में क्या बोला था? आपने पेट्रोल डीजल की कीमत के बारे में क्या बोलता था? पत्रकारिता का मतलब आईना दिखाना होता है ना। यहाँ विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता है, लेकिन ऋण विहीन पत्रकारिता, मैं माफ़ी चाहूँगा इसी पर इस्तेमाल करते हुए, वो सवाल नहीं पूछती है। और हर आदमी अजीत अंजुम और साक्षी जोशी नहीं बन सकते। इसलिए आज ये हाल है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वही बातें दिखाता है। कंक्लूड कर दूं, जो आप बात बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, उस समय एक विंडो में दिखाते प्रधानमंत्री जी ने पहले ये कहा था और ये अपराधी उनके कैबिनेट में है। प्रधानमंत्री जी ने इसे भ्रष्ट बोला था, ये भ्रष्टाचारी उनका सीएम है, तब लोगों को पता चलता। चलिए, वो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं वैसे अपने वीडियो में। इसलिए मैंने बोला ना, आप जैसे चंद हो जो मिनिस्टर मीडिया से बाहर आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपकी सभा है, अभी लगातार सभा है। गर्मी बहुत है, गर्मी में परेशानी भी होती है पूरे दिन। आज तो तपिश 45 हमारे वकील आए थे कि चुनाव ऑब्जर्वर ने इस तरह कर रहे हैं, हर खर्चे को बढ़ा कर लिख रहे हैं, इसको क्या करना है? एक्चुअल खर्चा तो ये है, वो बोल रहे हैं कितना लिखो। तो मुझे भाग कर आना पड़ा, क्योंकि मैं तो इनकम, मेरे पर कोई दुनिया में कोई केस नहीं था, कोई केस नहीं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनकम टैक्स झेला। तो मैं सोचा कि भाई ये कोइंसिडेंस है, जो ऑब्जर्वर साहब आए हैं, मुझे बताया गया ये भी गुजरात से हैं, तो इसलिए आया और आपसे मुलाकात का टाई अप कर लिया। अब देर रात 12 बजे तक बाहर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी और उसके बाद देखते हैं जब फैसला जनता का 4 तारीख को क्या होता है आपके गिरगिल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। मुलाकात होगी 4 तारीख के नतीजे का हम सब लोग इंतजार करें। थैंक यू।